नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा जानते हैं कि आखिरकार वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए, वर्ण क्या होता है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि सबसे छोटी ध्वनि, यानी ऐसी सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े न कर सकें, वह सबसे छोटी ध्वनि, उसको हम कहेंगे वर्ण। तो ये वर्ण की परिभाषा हो गई कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरी बात देखिए, वर्ण के बारे में क्या महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उत्तर में आप लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। या अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया गया है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। ध्वनि या वर्ण में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसको आप चुन लेंगे। मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वनि भी दिया गया है, वर्ण भी दिया गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाई चांस की बात है कि दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, ध्वनि भी दे दिया जाए, वर्ण भी दे दिया जाए, और आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और उपरोक्त में से दोनों ये भी स्टेटमेंट न दिया हो, तब आप ध्वनि में टिक करेंगे कि वर्ण में टिक करेंगे। तो याद रखिए, ऐसी अगर परिस्थिति आपके सामने बनती है तो आप ध्वनि में टिक करेंगे। हालांकि ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप ध्वनि पर टिक करेंगे, याद रखेंगे। तो हमने वर्ण की परिभाषा जानी कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण ही होती है। अब देखिए, वर्णमाला की परिभाषा जानते हैं कि आखिरकार वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो देखिए, वर्णमाला की परिभाषा जो है सीधी सीधी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कहेंगे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा हो गई वर्णमाला की। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जानते हैं कि आखिरकार हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये आप बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की जो कुल संख्या है वो 52 है, यानी 52। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे कि कुल 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से देखिए 52 वर्ण होते हैं, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक वर्ण आपको हम काउंट कराएंगे कि ये 52 वर्ण होते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं उच्चारण और प्रयोग के आधार पर ये जानते हैं। यानी उच्चारण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हम जानते भी हैं स्वर और व्यंजन उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। तो
तो आज की क्लास में देखिए हम स्वर के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं स्वर से संबंधित, उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। व्यंजन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम केवल स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर के बारे में जितने भी फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, उन सब को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वर। सबसे पहले स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। तो स्वर की जो परिभाषा है वो सीधी सीधी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से होता है उन वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो दूसरी ध्वनि की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती उनके उच्चारण में, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से 11 स्वर होते हैं एक एक करके जानते हैं। देखिए आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ओ और औ। तो ये आप काउंट कर लीजिए, तो ये पूरे के पूरे 11 हैं। यानी ये जो 11 हैं ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के। और देखिए हम लोगों ने अंग और आहा को भी पढ़ रखा है, और कुछ लोगों को भ्रम होता है कि अंग और आहा भी स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 13 स्वर होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन ये सही नहीं है। जो अंग और आहा है वो स्वर नहीं माने जाते हैं। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। यानी अंग अनुस्वार के अंतर्गत रखा गया है और आहा विसर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से कुल 11 ही स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर ऑप्शन में 11 और 13 देता है तो आप 11 में टिक करेंगे। और जो अंग और आहा होता है इनको क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, और अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से अयोगवाह हैं, और आपको ऑप्शन में दे देगा अंग, आहा, उपरोक्त में से दोनों, और भी कोई लिख देगा वर्ण, और आपको अयोगवाह बताना होगा। तो अयोगवाह अंग और आहा को कहते हैं। तो उस परिस्थिति में उपरोक्त में से दोनों को हम टिक करेंगे, या कोई अगर एक लिखा होता है अंग या आहा में से तो हम उसको टिक करेंगे। चूंकि अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही अयोगवाह कहा जाता है, किसी एक को नहीं कहा जाता है। अनुस्वार अंग को भी और विसर्ग आहा को भी अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। चलिए स्वर के बारे में हम जान गए कि कुल स्वर 11 होते हैं, और अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अंग को कहा जाता है और विसर्ग आहा को कहा जाता है। अब देखिए स्वर के प्रकार की चर्चा करते हैं कि आखिरकार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वर के प्रकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्वर जो है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? जो पहला प्रकार है वो है मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर। यानी मूल स्वर कहें या उसको ह्रस्व स्वर कहें, बात एक ही है। ये पहला प्रकार है। तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं इनको जानते हैं। तो देखिए पहले तो ये जानते हैं कि मूल स्वर और ह्रस्व स्वर किनको कहते हैं, परिभाषा क्या है इसकी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन स्वरों को मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर
जिनका हम उच्चारण अगर करें तो उनका उच्चारण करने में हमको दूसरे स्वरों की सहायता न लेनी पड़े, उनको हम मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर कहेंगे। पहली बात। अब मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 4 होती है। और कौन कौन से मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर हैं? तो वो है आ, ई, उ और री, ऋषि। ये 4 जो हैं वो मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। ये 4 वर्ण याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से मूल स्वर हैं, और कोई 1 दे देगा या 2 दे देगा या 3 दे देगा, तो आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी है, आ है, ई है, उ है या री, ऋषि है, तो वो मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये 4 वर्ण बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे कि ये जो 4 हैं, आ, ई, उ और री, ऋषि, ये मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया स्वर का। अब देखिए दूसरा प्रकार जानते हैं स्वर का। दूसरा स्वर का प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 समान मूल स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी 2 समान मूल स्वरों के संयोग से, यानी मूल स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ और री, ऋषि। तो 2 समान हम मूल स्वर ले लें, यानी आ ले लें, या ई ले लें, या उ ले लें, तो इनके संयोग से जो स्वर बनेंगे उनको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 3 होती है। कौन कौन से 3 दीर्घ स्वर हैं? देखिए, आ धन आ बराबर आ, जिसको हम आम बोलचाल में बड़ा आ कह देते हैं। इसी प्रकार से ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। तो आ, ई और उ, ये 3 जो वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दीर्घ स्वर ये 3 याद रखेंगे, आ, ई और उ, ये तीनों ही दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनाया जाता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आपको अगर दीर्घ स्वर मालूम है कि ये 3 दीर्घ स्वर होते हैं, तो आप आसानी से जो है ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दीर्घ स्वर को समझ गए, मूल स्वर को समझ गए, दीर्घ स्वर को समझ गए। अब देखिए मूल स्वर में एक री, ऋषि भी है। तो री धन री बराबर री भी बन सकता है। तो क्या री दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है? जी नहीं। इसको बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं। क्या है कि वर्तमान में 3 दीर्घ स्वर ही माने जाते हैं। पहले जरूर ये होता था कि संस्कृत में दीर्घ री का प्रयोग किया जाता था, यानी री धन री बराबर री हम कहते थे, संस्कृत में पहले प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग अप्रयुक्त हो चुका है। अब दीर्घ री का प्रयोग जो है हिंदी में नहीं किया जाता है। इस प्रकार से दीर्घ स्वर 3 ही हैं, आ, ई और उ, जिनको हम आम बोलचाल में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ कह देते हैं। तो यही 3 जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। तो मूल स्वर हो गए आ, ई, उ और री, यानी जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ऋषि कह देते हैं। तो ये मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई और उ रखे गए हैं। तो ये 3 दीर्घ स्वर हो गए और 4 जो है वो मूल स्वर हो गए। अब देखिए तीसरा प्रकार जानते हैं। स्वर का तीसरा प्रकार कौन सा होता है? स्वर का तीसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 असमान स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी संयुक्त स्वरों का जो निर्माण होता है वो 2 असमान स्वरों के संयोग से होता है। 2 असमान स्वरों के संयोग से कैसे होता है? देखिए बहुत आसान है। एक स्वर ले लिया आ और एक स्वर ले लिया ई,
ये दोनों क्या हैं? दोनों असमान स्वर हैं और इन दोनों को हमने मिला दिया तो आ और ई से ए वर्ण का निर्माण हो गया, यानी आ धन ई बराबर ए। तो ए क्या है? ए संयुक्त स्वर है, चूंकि ये दो असमान स्वरों के संयोग से निर्मित हुआ है ए, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। इसी प्रकार से आ और ए को मिला दें तो अय बन जाता है, अय का निर्माण हो जाता है। आ और ऊ को मिला दें तो ओ का निर्माण हो जाता है। आ और ओ को मिला दें तो औ का निर्माण हो जाता है। यानी इस प्रकार से देखें तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए? ए, अय, ऊ और औ। यानी संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो है 4, यानी कुल संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये मूल रूप से स्वरों के 3 प्रकार हो गए। अभी देखिए हम अलग अलग प्रकार देखेंगे स्वरों के, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन जो मूल रूप से देखा जाए तो स्वर ये 3 प्रकार के ही होते हैं, मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर एक बार बता देते हैं, जो मूल स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है, आ, ई, ऊ और री। जो दीर्घ स्वर की संख्या होती है वो 3 होती है, आ, ई और ऊ। री ऋषि को दीर्घ स्वर के अंतर्गत अभी हिंदी वर्णमाला में नहीं रखा गया है, और ए, ऐ, ओ और औ को संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है। तो जो भी हमने 11 स्वर बताए थे उन 11 स्वरों में री ऋषि को आप छोड़ दीजिए तो ये 10 जो अन्य स्वर बचे उनको मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा गया है, या फिर दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है, या फिर संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से इन 11 स्वरों को या 10 स्वरों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 प्रकार बना दिए गए स्वर के री ऋषि को छोड़ करके। तो आशा करता हूं कि आपको ये स्वर के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि मूल रूप से स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर इनसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, और इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, बहुत प्रश्न बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अभी हम 52 वर्ण एक एक जो है काउंट कराएंगे। तो स्वर 11 जान ही लिए हमने, अभी 52 वर्ण भी हम एक एक करके काउंट करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं स्वर के प्रकार। अब देखिए स्वरों के प्रकार हम पढ़ते हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है ये जानते हैं। देखिए मात्रा का मतलब क्या है? मात्रा का मतलब वो मात्रा नहीं है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, वो वाली मात्रा नहीं। मात्रा का मतलब उच्चारण में हमको कम समय लग रहा है या किसी स्वर के उच्चारण में हमको ज़्यादा समय लग रहा है, इस मात्रा से मतलब है। यानी उच्चारण की मात्रा हमारी कैसी है, समय कितना हमको लग रहा है स्वरों के उच्चारण में, मात्रा का मतलब ये है। तो उसी मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो इसके 3 प्रकार निर्धारित किए गए हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तो देखिए पहला वाला तो वही हो गया मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर जिसको कहा जाता है। क्या होते हैं मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर? जानते ही आप, आ, ई, ऊ और री ऋषि। तो ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो वाकई में हम देखते भी हैं कि आ, ई, ओ और री के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो यही मूल स्वर हैं। तो इनको मात्रा या उच्चारण के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो ये मूल स्वर उसी प्रकार से आएगा जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर भी उसी प्रकार से आएगा। दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वही दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ, तो देखिए 2 गुना समय लगता है।
आ, ई, ऊ। तो देखिए 2 गुना समय लग रहा है मूल स्वर की तुलना में, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनके उच्चारण में जो है मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार संयुक्त स्वर नहीं यहां पर रखेंगे। इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे जिनके उच्चारण में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल स्वर से 3 गुना समय लगे, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी मूल स्वर से 3 गुना समय लगे उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, जैसे राम, ओम, इस प्रकार की ध्वनि निकलती है पुकारने में, राम, ओम, ये सब प्लुत स्वर होते हैं। तो देखिए यहां से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर के आता है वो ये आता है, आपको दिया होगा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर निम्न में से कौन कौन से स्वर रखे गए हैं। तो उसमें मूल स्वर लिखा होगा, दीर्घ स्वर लिखा होगा, प्लुत स्वर लिखा होगा, एक ऑप्शन में देगा उपरोक्त तीनों, तो हम उपरोक्त तीनों पर टिक करेंगे, या कोई 2 भी दे सकता है तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, या कोई 1 देगा तो हम उसको टिक करेंगे। कुल मिला के मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार हैं स्वर के, इनको हम बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मूल स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। जो मूल रूप से हमने स्वर के प्रकार देखे थे उसमें भी मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था, बस संयुक्त स्वर उसमें था, इसमें संयुक्त स्वर को हटा करके इसमें प्लुत स्वर कर देंगे। तो ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर। तो देखिए जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। कैसे? देखिए अग्र स्वर कौन होते हैं? अग्र स्वर होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। यानी जब हम उच्चारण करें तो जीभ का कौन सा भाग उठे? अग्र भाग उठे, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं? देखिए ई और ई, ए और ऐ, यानी जिसको हम आम बोलचाल में छोटी ई कहते हैं, बड़ी ई कहते हैं, और ए और ऐ, ये 4 जो वर्ण हैं वो अग्र स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है। तो ये 4 जब तक आपको नहीं मालूम होंगे तब तक आप टिक नहीं कर पाएंगे कि अग्र स्वर आखिरकार कौन सा है। तो ये 4 याद रखेंगे। देखिए याद आपको करना पड़ेगा, आप जीभ का अग्र भाग उठा करके नहीं चेक कर पाएंगे एग्जाम में कि जीभ से उच्चारण करें और देखें कि अग्र भाग उठ रहा है कि जीभ समान अवस्था में रह रही है कि जीभ का पश्च भाग उठ रहा है। ऐसा हम एग्जाम में बहुत ही मुश्किल काम है जो हम देख पाएँ। इसलिए इनको आप बिल्कुल वर्णों को याद रखिए कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण रखे गए हैं। ई, ए और ए, ये 4 जो है वो अग्र स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। अब मध्य स्वर को जानते हैं। मध्य स्वर में क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहती है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर का जो उदाहरण है वो है आ, यानी जिसको हम आम बोलचाल में छोटा आ कहते हैं। तो यही जो आ है वही मध्य स्वर के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल जो है इसको क्लियर दिमाग में कर लेंगे कि मध्य स्वर में आ रखा गया है और अग्र स्वर में ई, ए और ऐ रखे गए हैं। पश्च स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है उनको पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में कौन कौन रखा गया है? पश्च स्वर में रखा गया है आ, यानी बड़ा, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं आम बोलचाल में, उ और ऊ, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिसको हम आम
बोलचाल में कहते हैं, और ओ और औ। तो ये 5 जो वर्ण हैं वो पष्ट स्वर में रखे गए हैं। तो अब मैं सोचता हूं बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई होगी कि कौन कौन से अग्र स्वर हैं, कौन कौन से मध्य स्वर हैं और कौन कौन से पष्ट स्वर हैं। तो ई, ए और ए ये अग्र स्वर हैं, आ मध्य स्वर है, आ उ ओ और औ ये 5 जो है वो पष्ट स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है, यहां से बनाता है कि निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से पष्ट स्वर कौन सा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और ये बहुत पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से पष्ट स्वर कौन सा है, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है, बार बार पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब आप याद रखेंगे। अब देखिए फिर स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं तीसरे प्रकार से, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी जो हमारा मुख द्वार है उसके खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, यह भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को। किन 4 भागों में बांटा गया है, देखिए एक एक करके जानते हैं। पहला भाग है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। यानी हम जिन स्वरों के उच्चारण में अपना मुख द्वार पूरा खोलते हैं उनको विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो मुख द्वार पूरा खुलता है, तो आ जो है यानी बड़ा आ जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल में, वो हमारा क्या है? विवृत स्वर है। अब देखिए दूसरा प्रकार क्या है? अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ और ऐ, यानी जिसको हम छोटा आ कहते हैं, और ऐ, ये अर्धविवृत स्वर है। चूंकि इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है तो ये अर्धविवृत स्वर हो गए। तीसरा प्रकार देते हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है। यानी हम जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख द्वार बहुत कम खोलते हैं यानी लगभग बंद ही रखते हैं उनको संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई उ। ये 4 जो वर्ण हैं वो संवृत स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। ये 4 स्वर याद रखेंगे। ये 4 स्वर जो है ई और उ ये संवृत स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। अर्धविवृत स्वर में आ और ऐ रखा गया है, विवृत स्वर में आ रखा गया है। अब देखिए अर्ध संवृत स्वर जानते हैं। पहले विवृत स्वर जाना, फिर अर्धविवृत स्वर जाना, फिर संवृत स्वर जाना, अब अर्ध संवृत स्वर जानते हैं। अर्ध संवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी हम स्वर का उच्चारण करें और हमारा मुख द्वार आधा बंद रहे उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ। ए और ओ को जो है अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत रखा गया है। देखिए ऐ को रखा गया था अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत, लेकिन ए को अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हमने किया मुख द्वार के खुलने के आधार पर। यह भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से संवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सबको जो है बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक बार बता देते हैं, विवृत स्वर के अंतर्गत आ को रखा गया है यानी बड़ा आ को, अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत छोटा आ यानी आ और ऐ को रखा गया है, संवृत स्वर के अंतर्गत ई और उ को रखा गया है, अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत ए और ओ को रखा गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने स्वर का अध्ययन किया बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल शीशे की तरीके से साफ हो गई होगी पिक्चर स्वरों के संबंध में आप लोगों की। आशा करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो ठीक है,
अगली क्लास में हम व्यंजन को पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।